हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के पहले एपिसोड में जो है पॉडकास्ट का। और मैं हूं आपके साथ वकील अहमद। मैं आज शुरुआत करूंगा उस कहानी से जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो इग्नोरेंस, जिस इग्नोरेंस ने मेरे अंदर एक अजीब तरह की ताकत भर दी। न सिर्फ ताकत भरी बल्कि खुद को साबित करने के लिए भी मजबूर कर दिया। हालांकि मैंने कभी इस कहानी को किसी के साथ में शेयर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा कि हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी की तमाम सारी बातों से जूझते हुए आखिरकार इसी वजह को लेकर परेशान रहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये कहानी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। क्या मालूम कि किसी की कामयाबी उसके नज़दीक खड़ी हो और वो उसे समझ ही ना पा रहा हो। उसे शक हो अपनी क्षमताओं के ऊपर और वो सोचता हो कि काश बाहर से कोई सहारा मिल जाए। बाहर भी सहारे बहुत मौजूद हों, लेकिन आंतरिक तौर पर उन्हें एक्सेप्ट ना किया जा रहा हो। तो मैं आज इस कहानी में वही सब बताने वाला हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि 2012 में जून का महीना था और मैं अपने अंतिम सेमेस्टर LLB के एग्ज़ाम दे चुका था। मैं जानता था कि वकालत करते हुए 50,000 रुपये महीने कमाना कितना मुश्किल काम है। और यही चीज़ मुझे परेशान करती थी कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए कम से कम आपके पास 40,000 रुपये की इनकम तो महीने की होनी चाहिए। शुरुआत में ना सही, लेकिन आने वाले 4-5 सालों में ये मुझे मालूम था। और वकालत में दिन रात पढ़ने का काम है, भागने दौड़ने का काम भी था। साथ में मेरे अंदर का एक सपना जो मैं चाहता था कि एक जज बन जाऊं, वो भी मुझे मरोड़ कर रखता था, मजबूर करता था कि मैं कुछ करूं। लेकिन एक तरफ मेरी उम्र लगभग 25 वर्ष, और ऐसे में एक जवान इंसान जो शादी करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में कुछ ना हो, तो फिर ज़िंदगी बहुत बोझिल लगने लग जाती है। एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं कहीं से अर्निंग करते हुए कोचिंग को समय दूं। ठीक है, मैं शादी बाद में कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सफलता मिलनी चाहिए। मैं हकदार हूँ सफलता पाने का। ऐसे में मुझे समझ आया कि क्यों ना एक सर्टिफाइड कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि B.Ed कर लिया जाए, और उसे करने के बाद कहीं पर ट्यूशन पढ़ाते हुए, किसी छोटी संस्था में भी काम करते हुए मैं अपना अकेले गुजर बसर कर सकता हूँ। मेरा आत्मविश्वास, मेरी डिग्निटी और स्वाभिमान मुझे ये कहते थे कि माँ बाप के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब तुम इतना कुछ कर चुके हो तो फिर अपने आप ही अपने पैरों पर चलकर आगे बढ़ो। तब मैंने सोचा कि ठीक है, B.Ed की तैयारी करता हूँ, कहीं एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर करूँगा। तो मुझे मालूम हुआ कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में सरकारी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर फीस महज 6,000 रुपये, अगर वहाँ पे एग्ज़ाम निकल जाए तो आपको लाखों की फ़ीस B.Ed करने के लिए खर्च नहीं करनी पड़ेगी। और ये सोचकर मैंने वहाँ का फॉर्म भर दिया। फॉर्म तो भरा, लेकिन मैं तैयारी नहीं कर पा रहा था। मेरे सर थे सरफराज आलम अंसारी साहब। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाइड करें। उन्होंने गाइड तो किया, लेकिन मैं ये चाहता था कि कम समय बचा है, उस कम समय में मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ और मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ। उन्होंने मुझे बता तो दिया कि आप ये पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए, लेकिन परिवार की उनके साथ में तमाम चीज़ें जुड़ी हुई तो समय नहीं दे पाते थे। मैं चाहता था कि जो मैं पढ़ कर आऊँ, जो मैं याद करूँ, वो सुन ले, मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे और मैं उसका जवाब हूबहू दे पाऊँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 1-2 दिन तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन शायद उन्हें यकीन था कि इतना टफ एग्ज़ाम है जहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के बाद में भी इंटरव्यू होता है और क्या क्या कंट्रोल कर पाओगे। वैसे मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे नहीं, बेसिक उतने क्लियर नहीं थे, ख़ासतौर से सोशल स्टडीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने उतने अच्छे लेवल पे पढ़ाई नहीं की थी। मैं तो लोकल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ा हुआ था। उसके बावजूद भी मुझ में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। जब मैंने देखा कि वो मेरी मदद उतने लेवल पे नहीं कर पाएंगे जितने की मुझे ज़रूरत है, मुझे डायर नीड थी कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, मुझे B.Ed में एडमिशन लेना ही लेना है। तब मैंने किताब को उठाया और मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया। मैं घर बैठा सुबह 5 बजे से लेकर और मैं शाम तक पढ़ता रहा। जब 3-4 दिन मैं उनके पास नहीं गया तो वे अपने एक साथी टीचर को लेकर मेरे घर आए और पूछा कि तुम कर क्या रहे हो। उन्होंने मेरी अम्मी और अब्बू से बात की, पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, 3-4 दिन से हमारे पास नहीं गए, शायद हमें लगता है कि इसको कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, इसलिए कि हमारे पास अब बैठने नहीं आते। मैं बता दूं कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सब बैठकर तैयारी किया करते थे और वहाँ से 7 लोगों की सरकारी नौकरियाँ लगी।
बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी रिश्वतखोरी के और बिना किसी इस बात को सोचे हुए कि कोई कहीं किसी प्रकार की रिश्वत लेता भी है। जी हाँ, सबके नंबर आए थे। मुझे भी यकीन था कि मैं भी ऐसा करने के बाद अपना नंबर लेकर आ जाऊंगा। तो मेरा ये कहना था कि मैं क्यों ना इसको करूं और कामयाब हो जाऊं। तो साथियों, मैंने पूरी कोशिश की और कोशिश करने के साथ ही मेरा वो एग्ज़ाम क्रैक हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये भी कि सर हमारे जो ये सोचते थे कि इनका नंबर नहीं आएगा, उन्हें भी भरोसा हो चला कि अभी इसको कोई रोक नहीं पाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी तैयारी के साथ जितने दिन बीतते जाते थे मुझे यकीन होता जाता था कि मैं इसको कर लूँगा। मुझे केवल 15 दिन का समय मिला था। 15 दिन के समय में मैंने एक किताब को, जिसका सिलेबस मुझे पहले से समझ आ चुका था, 3 बार पढ़ डाला। न सिर्फ पढ़ डाला बल्कि अच्छे से समझ भी डाला, और कोई भी प्रश्न अगर वहां से आ जाए तो मैं उसे कर डालूंगा। और यही हुआ भी। करंट अफेयर्स जीके जो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मैंने ओल्ड चीज़ें जितनी जीके में थी वो मैंने पढ़ी। करंट अफेयर्स को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, क्रिकेट जैसी चीज़ में जिसमें मेरी रुचि थी वहाँ के सवाल मुझे मालूम थे तो मैंने आसानी से कर दिए। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का कुछ पता था, वो भी मैंने कर दिए। नंबर मेरा आ जाता है, मैं अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होता हूँ, और उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, जो कि ज़्यादा दिन नहीं थे। 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने इंटरव्यू रखा और इंटरव्यू के लिए बुला लिया। ईद के ठीक अगले दिन इंटरव्यू था, यानी कि मुझे देहरादून निकलना था तो ईद के दिन ही निकलना था। ऐसे में सारा दिमाग लगाया तो मेरे चचेरे बहनोई साहब, जीजा जी, उनसे मैंने बात की जो देहरादून में रहते थे, आए हुए थे छुट्टी में। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए कुर्बानी दे दो। उन्होंने कुर्बानी दी और वो 2 बजे मुझे लेकर, हम लोग बाइक से गए थे देहरादून तक, जो कि नजीबाबाद से 135 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जैसे हमने देहरादून में एंटर किया, वहाँ पर बहुत ज़ोर की बारिश थी और मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे, और वो भी वो कपड़े थे जो मेरी LLB में पहनी जाने वाली यूनिफॉर्म थी, वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, और वही एक जूता। मैंने किसी तरह वहाँ रहकर उन कपड़ों को संभाला, और संभालने के बाद मुझे प्रेस की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास वो प्रेस भी नहीं थी। तो पड़ोस में गए सुबह सुबह, और बारिश का मौसम चल रहा है, मुझे नहाना था, तो नहाने के लिए भी कोई ज़्यादा जगह नहीं थी। एक टीन डला हुआ था कहीं उस जगह में, जिन्होंने मेरा ये सहारा बने, और उस टीन के नीचे मैं खड़े होकर आराम से नहा पाया। बैठने की भी उतनी अच्छे से जगह नहीं थी, और एक जो बड़ा सा ड्रम है, आजकल तो आप ड्रम के बारे में डरते होंगे, वो ड्रम नहीं, उसमें पानी ही था, उससे मैंने स्नान किया और प्रेस की मैंने किसी तरह वहाँ पर। और मैं तैयार होकर पॉजिटिविटी के साथ एक्सरसाइज में करता था, तो एक्सरसाइज की टाइम ना भी मिले तो जितनी जगह में हम सोते हैं उतनी जगह में मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो वो एक्सरसाइज मैंने की, और एक्सरसाइज करने के साथ मुझे ये विश्वास हो गया कि कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पर मौजूद है, इंटरव्यू मेरा अच्छा जाने वाला है। और मैं गया, लेकिन एक भूल और कर दी थी मैंने। वो भूल थी अपने साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न ले जाने की, क्योंकि जब तक मेरे पास नोटिफिकेशन आता वो सारी गाइडलाइन का, तब तक तो मैं घर से निकल ही चुका था। मेरे जो दोस्त जिन्होंने मुझे बताया था उनसे मेरा संपर्क भी नहीं हो पाया। नंबर तो मेरा आना था। वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आए हैं तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखिए ताकि आपको इंटरव्यू के लिए परमिशन मिल सके। मैंने वो एप्लीकेशन लिखी, लिखने में मैं ठीक था, मैंने लिख दिया कि भूलवश ऐसा हो गया और मैं निश्चित तौर पर अपने डॉक्यूमेंट उसी दिन जमा कर दूंगा जब मुझसे मांगे जाएंगे। मैं इंटरव्यू में गया, मुझसे लगातार 9 सवाल पूछे गए, मुझे याद है 9 के 9 सवाल, यहाँ तक कि मेरा रोल नंबर भी पूछ लिया गया, मेरे मार्क्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछ लिए गए, मुझसे लैंग्वेज के बारे में बहुत पूछा गया, चूँकि मेरी उर्दू लैंग्वेज थी, संस्कृत लैंग्वेज थी, तो मैंने अच्छे से जवाब दिया। न जाने कहाँ से मुझे हौसला मिला था कि मुझे ये सब चीज़ें तो पक्की याद होनी चाहिए, और मैंने याद की थी। एक इंटरव्यू की बुक हालांकि मैंने उन 2-3 दिन में पढ़ डाली थी, बहुत जल्दी अपने नज़दीकी शहर से लाकर। और आपको मैं बताऊं, इंटरव्यू में मुझे ज़रा भी घबराहट नहीं हुई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि जब मैं आ रहा था वापस तो मैं एक चेयर से टकरा गया था। ये भी हुआ कि मेरे पास तो ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, कैसे भी ऐड कर पाऊँगा मैं। तो देखिए वहाँ भी जो हमारे सेंटर के हेड थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, डिसेबिलिटी के फील्ड में लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और मैंने अच्छे से B.Ed किया। B.Ed करने के फ़ौरन बाद CTET का एग्ज़ाम आया। इत्तेफाक देखिए,
कि ड्यूरिंग द कोर्स मैंने जो सीटेट दिया था उसमें 66 मार्क्स थे, जिसमें मैंने बहुत तैयारी नहीं की थी। लेकिन जब पता चला कि अगर सीटेट आपके पास नहीं है और बीएड आपने कर भी लिया है तो आपका नंबर नहीं आएगा, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। जैसे बीएड कंप्लीट हुआ ठीक उसी टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाता है 2013 के सीटीईटी का, और 2013 का वो सीटीईटी जिसमें ज़्यादा समय मिला नहीं था। पता नहीं क्या होता था, हम लोग क्यों इतने लापरवाह रहते हैं। मुझे मिले सिर्फ 6 दिन। When I realized कि मुझे सीटेट निकालना ही चाहिए। So what I did, I just analyzed सिलेबस। तब मुझे पता लगा ओह माय गॉड, मैं कहाँ पढ़ा हूँ। मुझे हिस्ट्री एनसीईआरटी जिसका मैंने कभी नाम तक नहीं देखा था, मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा। खैर मैंने देखा कौन कौन सी किताबें हैं, इत्तेफाक देखे कि एनसीईआरटी की जो बुक्स थी वो सब ऑनलाइन अवेलेबल थी। मैं उनको निकाल करके लाया और मैं लैपटॉप ले चुका था तकरीबन ये समझिए कि 1.5 महीने पहले, जब मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं स्मार्टफोन लेकर घूमूं, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो कमाने खाने जाते हैं उनके हाथ में स्मार्टफोन्स थे। और मैं पढ़ा लिखा इंसान, मैं कभी बहुत अच्छे कपड़ों की चाहत ना रखने वाला, कभी तंग नहीं करना चाहता था घर वालों को। ये मेरे दिल की बात बता रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है जितने कामयाब लोग होते हैं वो भी परेशान नहीं करना चाहते अपने घर वालों। तो उस लैपटॉप में लाकर मैंने 200 रुपए की जो बुक्स थी, पीडीएफ बुक्स, वो मैं लेकर आया साइबर कैफे से और अपने लैपटॉप में डालकर उन्हें मैंने 5 दिन में पढ़ डाला। सिर्फ पढ़ डाला, और मुझे इतना मालूम हो रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आ सकती हैं। तो मैंने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज़ किया, और 6 दिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मुझे सब चीज़ें समझी हुई लगी। और मैंने ये नहीं देखा कि 4 आंसर क्या है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पे टिक किया। मेरे उसमें एसएसटी में 41 मार्क्स आए। हिंदी मेरी ठीक थी, हिंदी में भी मेरे अच्छे नंबर आए। कुल मिलाकर ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन 91 आई वॉज पास्ड। पासिंग मुझे मिल जाती है। तो यहाँ तक आते आते मैंने ये सीखा कि जो तरीका मैंने बीएड की प्रिपरेशन में अपनाया था वही तरीका मैंने सीटेट की प्रिपरेशन में अपनाया, और दोनों में सफलता मिली। तीसरी बात नौकरी के एग्ज़ाम की आती है। साथियों, नौकरी के एग्ज़ाम के लिए भी मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि जब एग्ज़ाम आता था मैं तभी तैयारी करने बैठता था। लेकिन उस रब की करम मेरे पे हमेशा रही, और रब का करम ही नहीं रहा, जब मुझे टारगेट मिला है तब मैंने उसे छोड़ा नहीं। उसके कर्म के साथ साथ मैंने अपना कर्म भी किया और मुझे सफलता मिली। वही सर, वही टीचर आज मुझे सबसे अच्छा स्टूडेंट भी मानते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी मदद भी बहुत करते हैं, और हमारा एक अटूट संबंध है, एक बंधन है टीचर और विद्यार्थी का। तो साथियों, इग्नोरेंस ऑफ टीचर इज ऑल्सो अ टीचिंग। आप ये मत सोचिए कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो एक टीचिंग है। आप लेते कैसे हैं इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप हैं कौन। तो चलिए, आज की पॉडकास्ट में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और आगे भी आप सुनना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा पहला पॉडकास्ट था, मैंने कोशिश की अच्छे से आपको ये कहानी बताने की। कहीं कहीं गैप भी लगा होगा, कहीं आपका दिल भी नहीं लगा होगा, कहीं मज़ा नहीं आया होगा, तो उसको इग्नोर करते हुए जो अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा शिक्षा की चिकित्सा से। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।